दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आपको भी दिल में एक दर्द जरूर होगा। बहुत दिनों की बात उसकी चेतना लौटी थी। वह कब से सोई हुई थी उसे याद नहीं। शरीर में हरकत होते ही उसने आसपास देखने की और आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन भारी दर्द के कारण वह अपनी पलकें भी नहीं खोल पाई। बहुत कोशिश करने पर भयंकर दर्द के साथ एक आंख खुली। उसने खुद को एक पिंजरे-नुमा कवच के अंदर कैद पाया। हाथ और पैर हिलाने की कोशिश की, सभी तो ठीक ठाक चल रहा था सिवाय चेहरे के। अब चेहरे पर होते भयंकर दर्द से उसकी चीख निकाल दी। उसकी चीख सुनते ही उसके पास में बैठी उसकी माँ और नर्स तेजी से उसकी ओर लपकी, मानो उसकी आवाज को उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। कैसे है मेरी बच्ची आनंदी? मम्मी उत्तेजना और दर्द में डूबी हुई आवाज को सुनकर वह समझ गई थी कि मम्मी उसकी एक आवाज को सुनने के लिए कितनी आतुर थी। मम्मी मैं कहाँ हूँ? कहराते हुए बड़ी ही मुश्किल से उसके मुंह से अटक अटक कर शब्द निकले थे। बेटा अस्पताल में। मम्मी ने बड़े ही मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। पानी पानी पीना है मम्मी। सिर में उठती भयंकर पीड़ा को सूख कर पपड़ा गए होठ के ऊपर वो मुश्किल से जीभ फहराती हुई आनंदी को अनुभव हो रहा था कि मानो मरुथल में गर्म रेत के भीतर सिर में धंसी थी। सूरज अपनी सारी ऊष्मा एकत्रित कर उसे भस्म करने को प्रतिबद्ध था। पानी? हाँ बेटा पानी मैं अभी देती हूँ। सुनते ही बदहवास माँ अस्पताल के उस कक्ष से बाहर नर्स से पूछने भागी कि पानी देना है या नहीं। माँ को तेज आवाज से कहते बाहर जाता देख उसने उठने की कोशिश की। शरीर ने कहानियों पर हाथों को टेकते और उठने की थोड़ी बहुत हरकत की, पर शक्तिहीन हुआ उसका शरीर निस्तेज पलंग पर ही पड़ा रहा। वह यह सोचकर घबरा गई कि शायद अब उसके शरीर पर मस्तिष्क पर का नियंत्रण नहीं रहा। उसने याद करने की कोशिश की कि यहाँ आने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था। सिवाय इसके उसे कुछ याद नहीं आया कि वह केमिस्ट्री लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल डेमो दे रही थी कि तभी उसके हाथ में लिया हुआ फ्लास्क एकदम से धमाके के साथ उसके मुंह पर फट गया था। ऐसा क्या था उस फ्लास्क में? असहनीय चेहरे पर उठे दर्द ने उसकी सोचने की शक्ति को भी बहुत ही क्षीण कर दिया था। वह पुनः चेतना शून्य हुए जा रही थी कि तभी माँ उसे पुकारती हुई आवाज उसे बड़ी ही दूर से आती हुई प्रतीत हुई। ले बेटी पानी। अपने होठों पर ठंडी चम्मच के स्पर्श ने जैसे उसे तृप्त रेत में चेतनाहीन होने से बचा लिया था। पानी को चाटती और उसकी लपलपाती हुई जीभ माँ की आंखों को पानी दे गई थी। एक आंख अभी भी पलक के जबरदस्त चिपके होने से नहीं खुल पा रही थी। बस दूसरी आंख ही उसे अपनी माँ की धुंधले दर्शन करा पा रही थी। शुरू से ही मेधावी रही अवनी ने जब केमिस्ट्री विषय में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद करियर को बनाते हुए सभी विकल्पों को दरकिनारे कर अपने स्वर्गीय पिता को आदर्श मानते हुए उनकी तरह अध्यापन कार्य को अपने जीवन का उपदेश बनाना चाहा, तो एक हल्के विरोध के बाद उसकी माँ ने उसकी इच्छा पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। कॉलेज से ही जो प्रेम के बीच अश्विन के रूप में उसका जीवन के बगिया में प्रवेश कर गया था, वह पढ़ाई पूरी करते करते घने वट वृक्ष के धारण कर चुका था। उसके प्रेम और की स्वीकृति दोनों परिवारों की हाँ के बाद हुई और उनकी सगाई में परिणति में ही बदली। उसके पीएचडी करते करते उसका चयन इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रवक्ता पर भी हो गया था और अब तक करियर में उसके साथ चलने वाले आकाश थोड़ा पिछड़ गया था और चयन करते इंटरव्यू में सफलता की मुहर लगाने में असफल सिद्ध हुआ था। लेकिन उसे अपनी असफलता आनंदी की सफलता के समक्ष गौण लगी थी। वह अपनी की हुई खुशी में ही बहुत खुश था, पर वह जब भी प्यार से कहते हैं कि अपनी बाहें फैलाता कि तुम आनंदी यानी धरा में अश्विन तुम्हें अपने आगोश में भरने को तैयार हूँ, खरगोश की मानदिंद भागती हुई उसकी बाहों में समा जाती। और जब वह प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेता और उसे अपना
चेहरा मोम सा पिघलता हुआ लगता। पिघल ही तो रहा था उसका चेहरा। आज उसे लग रहा था कि मानो उसके चेहरे का मांस अपनी जगह छोड़कर पिघला जा रहा था और उसकी उंगलियां स्वयं तृप्त मांसपिंडों चेहरे से अलग करने को बेकरार थी। वह उन्हें नोच कर उसे जलन से मुक्ति पाना चाहती थी। जैसे ही अपना हाथ खींचना चाहा, हाथ में लगा हुआ ड्रिप सेट स्टैंड से अटका होने के कारण स्टैंड से भरभरा कर गिर गया। ड्रिप सेट हाथों के कैंडुला से अलग हो चुका था। वह चीख कर रोना चाहती थी, पर खींचती हुई उसके चेहरे की मांसपेशियां उसे रोने का अधिकार भी छीन चुकी थी। जहां ड्रिप सेट के गिरने के नर्स भागकर आ चुकी थी, वहीं उसकी सुबकती हुई आवाज को सुनकर माँ उसके पास आकर रोने लगी और माँ का रोना सुनकर जैसे वह स्वप्न से जागी और याद करने लगी कि पापा से किए हुए वादे को कि वह मम्मी को कभी भी दुखी नहीं होने देगी। सोचकर उसने अपनी असहनीय पीड़ा को एक तरफ कर माँ से धीरे से चुप हो जाने को कहा और कहा उसे ज्यादा तकलीफ नहीं थी। माँ को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस परिस्थिति से गुजर रही थी। आनंदी की बात को सुनकर माँ बिना आवाज करे धीरे धीरे सुबकने लगी और अश्विन कहाँ है मम्मी, कैसे हो से सबसे महत्वपूर्ण बात याद आई आता होगा। अब FIR दर्ज कराई है और उसने पुलिस में तेरा स्टेटमेंट लेने आती होगी। उसने माँ से पीने का पानी मांगा। नर्स तेज आवाज में चिल्लाते हुए हाथ को दोबारा ना हिलाने का कहकर ट्रिप को सही करके चली गई। मम्मी धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रही थी और वह एक बार फिर तृप्त रेगिस्तान में बहते लावे में डूब उतर रही थी। आप बता सकती हैं कि आप उस समय क्या कर रही थी? एक तेज कड़क आवाज के साथ वह लावे से बाहर निकल आई। बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आए हैं। सुनते ही एक बार फिर उसका मन बहुत ही तेजी से चीखने का हुआ। उसे पता था कि साथ में अश्विन भी खड़ा होगा और वह अश्विन से लिपट कर रोना चाहती थी। शायद उसके प्यार की बारिश उसे तृप्त मांसपिंडों को कुछ देर की शीतलता दे जाए। उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया और देने को कुछ खास ही नहीं था। वह रोज की तरह लेबोरेटरी के में प्रैक्टिकल समझा रही थी। बहुत ही खुश थी। रोज थोड़ी देर पहले अश्विन उसे हनीमून के फाइनल हुई लंदन की ट्रिप के बारे में बताने जो आया था। फ्लास्क के साथ धारण के मिक्स सॉल्यूशन था। वह एकदम से इतना अक्सर कैसे हो गया, यह बात बताने में वह असमर्थ थी। पुलिस ने अननोन के खिलाफ एक FIR दर्ज करते हुए अपनी औपचारिकता निभाई और पुलिस चली गई। उसे और अश्विन को अकेला छोड़कर मम्मी भी बाहर चली गई। बस रह गया तो दोनों के बीच पसरा हुआ मौन और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अश्विन के हाथों का स्पर्श। बहुत देर तक अपने हाथों पर अश्विन के अश्रुओं की उर्षा महसूस करती रही, पर यह गर्मी उसके जलते चेहरे पर बर्फ का काम कर रही थी। दिन गुजरने लगे। अश्विन रोज आता और उसका मन बहलाने को उसे कहानियां पढ़कर सुनाता। आनंदी का उपचार जारी था और डॉक्टर्स के सर्जरी को बोला था कि इस बीच अश्विन आया तो उसकी आवाज में साफ लग रहा था कि आज वह परेशान था। उसका कहना था कि कहीं नौकरी न मिलने की वजह से घर पर उसे मिलने वाले तानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कुछ उसके कहने का ढंग था कि आनंदी आज कई दिनों के बाद असहनीय दर्द में भी हंस गई थी और हंसने का प्रयास करते हुए उसके चेहरे की मांसपेशियां उससे एक बार फिर खुश होने का अधिकार छीन गई। वह कहराते हुए अटक अटक कर बोली, इधर तुम्हें काम न मिलने के ताने मिल रहे हैं और उधर मुझे मिली हुई नौकरी अब व्यर्थ है। मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मैं कभी भविष्य में वहाँ दोबारा पढ़ाने के योग्य भी हो पाऊंगी। काश ऐसा होता कि मेरी नौकरी तुम कर लेते। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है, मैं करूँ या फिर तुम, बात तो एक ही है। उस समय बाहर से अंदर कक्ष में आते हुए आनंदी की मम्मी यह सुनकर ठिठक गई, लेकिन उन्हें उस समय कुछ नहीं कहा। करीब 6 महीने के अथक प्रयासों के बाद एक बार ऑपरेशन के बाद वह खतरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही विकृत हो गया था। जब उसके चेहरे से पट्टियां हटाई गईं तो वह एक आग से
ही मम्मी के चेहरे के सारे भाव बढ़ गई थी। उसकी आंखों में अपनी रोशनी को जो खो दी थी। एक आंख के सहारे जब छड़ी की सहायता से धीरे धीरे उठकर अस्पताल के उसी कक्ष में वॉशरूम में अकेली ही पहली बार गई थी, तो वहां लगे आईने में अपना विभत्स चेहरा देखकर वहीं बैठकर जर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मम्मी उसको उठाकर संभालते हुए बिस्तर पर ला पाई और वह आज मन के निर्णय ले चुकी थी कि आज जब अश्विन आएगा तो वह उसे आइंदा यहाँ आने के लिए मना कर देगी। हृदय की गहराइयों में अश्विन को जिस कोमलता से उसे बसा रखा था, उसे यूं अपना विभत्स चेहरा दिखाकर तो मजबूर नहीं करेगी। ताउम्र स्वयं को ढोने के लिए पापा ने कितने चाव से उसका नाम आनंदी रखा था। जन्म से ही उसके चेहरे पर पहली मुस्कान को देखकर पापा ने कहा था कि ओजस्वी चेहरा देखकर उन्हें स्थायित्व का भाव आता है, और धरा से ज्यादा स्थायी तो क्या हो सकता है। पूरी प्रकृति के ऊपर स्थायी रूप धारण करते हुए उसका नामकरण आनंदी और उसे इस नाम का सार्थक करते भी दिखाया था। चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो आ जाए, वह कभी करीबी विचलित हुए और बिना साहस धारण किए रहती थी। और फिर आज उसका साहस कहाँ जा रहा था। अश्विन की असीमिता का प्यार ने उसके साहस में एक कवच में सेंध कर लगा दिया था। अब उसका साहस और धैर्य अश्विन की एक प्यार भरी पुकारती आवाज का मोहताज था। वह कैसे अश्विन के बगैर रह पाएगी, यह सोचते सोचते गर्म अश्रु उसके चेहरे और पीड़ा पहुंचा रहे थे, और मन में से हार चुके आंसू बहाते हुए वह कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। थोड़ी देर में मम्मी और अश्विन की आती तेज आवाज़ों के बीच में उसकी नींद खुली। देखिए आंटी जी, इसमें हर्ज ही क्या है, सर्विस मैं करूँ या फिर आनंदी, ध्यान तो उसका मुझे भी रखना है। अश्विन के स्वर में आज अलग ही तलख्खी थी, और अपनी बेटी का ध्यान रखने को अभी मैं हूँ। मम्मी की कपकपाती आवाज़ में उसे विचलित कर दिया था, पर वह अभी सोने का उपक्रम करते हुए ध्यान से दोनों का वार्तालाप सुन रही थी। पर सोच लीजिए आंटी जी, अभी तो आनंदी की कई बार प्लास्टिक सर्जरी होनी है, अकेले आप कैसे मैनेज करेंगी। अश्विन को लगभग धमकाते हुए वह बोलते हुए सुनकर तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका वह अश्विन था जिसे कभी एक शब्द भी माँ से ऊंचे स्वर में नहीं कहा। अभी तुम फिलहाल जा सकते हो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे ऑफ़र को मान लूँगी, लेकिन मुझे इस बारे में आपसे बात करनी ही नहीं है। मैं आनंदी से बात करके ही जाऊँगा। मम्मी के कहते ही अश्विन एकदम अग्रेसिव हो गया। मुझे आशा है अश्विन, तुम मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाने पर मजबूर नहीं करोगे। मम्मी का दृढ़ स्वर सुनकर उसका मन डूबा जा रहा था। ऐसा कौन सा ऑफर था अश्विन का जो वह नहीं मान रही थी। ठीक, मैं इसी विषय में अपने से बात करूंगा, और उसका घमंड किसका है, आपको अब देखा है। और अपनी लड़की का चेहरा वह जाते हुए अश्विन की आवाज़ को देना चाहती थी कि उसे देखा कि अश्विन पूरी ताकत से उसकी मम्मी को देखता हुआ एक लात दरवाजे पर भरपूर जोर से मारता हुआ निकला था। वह अश्विन का यह रूप देखकर सहम गई। न जाने कितने घंटे वह सिर में सिर मिलाए पार्क में बैठे रहते थे। वह कितना भी क्यों न तंग करती थी अश्विन को, लेकिन वह बदले में उसे मुस्कुराता रहता, और वह प्यार से उसे बाहों में भरकर उसे गालों को चूमता, और उसके रुई जैसे सफ़ेद गाल अब सुर्ख लाल हो जाते थे तो एक बार फिर उन्हें दोबारा चूम लेता, और वह हथेलियों से अपना चेहरा ढककर घंटों उसके सीने से लगी रहती। वह कहता, इन गालों और चेहरों पर उसका पूरा अधिकार है, वह इन्हें चूमने से उसे नहीं रोक सकती। और फिर आज वह कैसे भूल गया था कि यह बिगड़ा हुआ चेहरा भी अभी उसकी ही धरोहर है। मम्मी कुछ भी तो बताने की तैयार नहीं थी। उसे बात जानने को परेशान और व्यवस्थित देखकर उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने बताया कि अश्विन चाहता है कि अवनी अपनी जॉब से इस्तीफा दे दे, जिससे कि रिक्त हुआ पद अश्विन को आसानी से मिल जाए।
माँ कहकर दवाइयाँ लेने के लिए बाहर चली गई। आनंदी के मस्तिष्क में कई तरह के विचार आ रहे थे। वह तो स्वयं ही अश्विन को अपनी जगह नौकरी करने का ऑफर पहले ही रख चुकी थी, फिर इतनी आतुरता क्यों? तभी उसके कक्ष में आई हुई एक नर्स ने उससे पूछा कि अभी जो महाशय यहाँ से गए थे वह आपके कौन हैं? जब अवनी ने अश्विन को अपना मंगेतर बताया तो वह दंग रह गई। उसको सकते में देखकर जब वह अवनी ने पूछा, आप उन्हें कैसे जानती हैं? पिछले हफ्ते इनके साथ मेरी चचेरी बहन की सगाई हुई है, कहती हुई नर्स उसे स्तंभ छोड़कर बाहर चली गई थी। दवाई काउंटर पर भीड़ होने के कारण मम्मी अभी लौटी नहीं थी। तभी उसके पास रखा हुआ उसका फोन घनघना उठा। अश्विन का नाम स्क्रीन पर देखकर वह एक बार फिर से शून्य में पहुंच गई थी। बड़ी ही मुश्किल से कपकपाते हाथों से उसने फोन उठाया। मम्मी के बताए हुए अनुसार अश्विन की इच्छा देखकर उसे कल पेपर्स लेकर अश्विन को आने को कह दिया। आई लव यू कहकर जब अश्विन ने फोन रखा, आज इन शब्दों का उसके चेहरे पर एक बार लावा फैला दिया था। अगले दिन अश्विन आया जब उसने नौकरी से इस्तीफे के पेपर्स अपने के आगे करे और कहा अब वह आसानी से बिना किसी के तानों को सुनकर इलाज करवा पाएगा। आज आनंदी पहली बार महसूस रही थी कि अश्विन उसके विकृत हुए चेहरे को कभी भी देखता ही नहीं था। वह बावरी हुई बस उसे ही निहारती रहती थी। वह तो बस इधर उधर देखकर समय बिताता था। आज भी जब वह कुछ इस प्रकार ही कर रहा था तब अवनी ने बोल पड़ी, आकाश जब नौकरी ही चाहिए थी तो पहले ही बता देते, मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या जरूरत है? सुनते ही अश्विन सकते में आ गया। यह तुम किस तरह की बात कर रही हो? मैंने कब तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ी? मैं तो तुम्हारी एक्सीडेंट होने के बाद से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। एक्सीडेंट नहीं अश्विन, प्लांट क्राइम। उस दिन तुम मुझे लंदन के टिकट के लिए हनीमून की ही एक खबर देने नहीं आए थे, बल्कि मेरे फ्लास्क में एक एसिड एक्सप्लोसिव मिक्स करने भी आए थे। मैंने तुम्हें लैब में फ्लास्क के पास कुछ मिलाते हुए भी देखा था, लेकिन तुम्हारे प्यार में अंधी मैं जो उस समय न देख पाई थी वह मुझे मेरी एक आंख ने आज दिखा दिया था। क्या क्या बकवास कर रही हो? हकलाते हुए अश्विन बोलने लगा। मैं बकवास नहीं कर रही अश्विन, आओ मेरे चेहरे को चूमो, तुम्हारा तो इन पर अधिकार है। इस पर खूब फायदा उठाओ और अपने अधिकार का बिस्तर से धीरे से उठकर जब आनंदी उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर चूमने की कोशिश की तो अश्विन ने उसे धक्का दे दिया और वह लड़खड़ाकर संभल गई। अब नहीं आओगे मेरे पास तो मेरा जीवन भर ध्यान कैसे रख पाओगे? अश्विन की आंखों में घृणा साफ दिखाई दे रही थी और वह चीख उठा, दूर रहो मुझसे, चलते हुए मांस की बदबू आती है तुमसे, महीनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मैंने इसे एसिड मिलाया था तुम्हारे फ्लास्क में। मैं स्त्री होकर तुम नौकरी करो और मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकूं। शादी के बाद क्या मुझे अपनी खिल्ली उड़वानी थी कि कितना चाहा मैंने कि तुम इंटरव्यू ना दो, लेकिन तुम थी मेरे राह में रोड़ा बने हमेशा तैयार रही और मानता हूँ मुझसे ज़्यादा योग्य थी और चुनी भी गई। बस तभी से मैंने सोच लिया था कि यह नौकरी तो मैं तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा और इसीलिए जला दिया मुझे, बस बिना यह सोचे कि मेरा क्या होगा। अपना चेहरा हथेलियों में लिए आनंदी फूट फूट कर रो रही थी कि कुछ नहीं होगा तेरे साथ मेरी बच्ची, तू सर्जरी के बाद फिर से अपना जीवन जिएगी। होगा तो अब इसके साथ जो भी होना है। अवनी ने नजर उठाकर देखा कि कक्ष के दरवाजे पर मम्मी, स्कूल के प्रिंसिपल और पुलिस को साथ में लिए खड़ी हुई थी। आकाश ने भागने की कोशिश की पर सिपाही ने उसे तुरंत ही दबोच लिया और हथकड़ियों में जकड़कर सिर झुकाया। अश्विन एक नजर आनंदी पर डालकर पुलिस के साथ चला गया।
थोड़ा सा धैर्य सहेज कर आनंदी अपने 3 सर्जरी के बाद आज पुनः स्कूल जा रही थी। एक आँख की रोशनी खो चुकी आनंदी जब स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर स्कूल पहुंची तो पूरे स्टाफ और विद्यार्थियों ने तालियों की कड़कड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया और जब प्रिंसिपल मैडम ने उसे बिना डरे स्कार्फ उतार कर काम करने को कहा तो उसके उत्साहहीन के कदम स्कार्फ को डस्टबिन में डालकर केमिस्ट्री के लेक्चर देने के लिए बढ़ गए।